हेलो बच्चों, वेलकम टू माय वीआईपी एमसीक्यूज सुपर 30 सीरीज जो कि स्कूल्स में ऑफलाइन बहुत फेमस है। नाउ आप सबकी हाई डिमांड पर अब यूट्यूब पर भी सिर्फ आपके लिए जिसे लाया है आपके अपने कुमार सर ने। कुमार सर, नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर, यू आर आर बनी कुमार सर एंड वी ऑलवेज लुक ईगरली फॉर योर वीडियो लेक्चर्स सर। सो ग्लैड टू नो दैट बेटा। तो आज के लेक्चर में हम साथ मिलकर क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर वन फ्रेंच रेवोल्यूशन के सारे वीआईपी एमसीक्यूज कवर करेंगे, लेकिन नॉर्मल स्टाइल में नहीं, सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज के फॉर्म में आपके सामने स्क्रीन पर। ये मेरे चैनल में आपको सोशल साइंस के चारों डोमेन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी को सिलेबस वाइज मिल जाएंगे बच्चों, इन ऑल वैरायटीज। ये एमसीक्यूज मैंने आपके लिए स्पेशली बनाए हैं सीबीएसई का पिछले सालों का ट्रेंड पे एनालाइज करके, और सिलेक्ट किया है जो एग्जाम्स में हमेशा आते हैं, जो आने वाले सेशंस में सुपर एक्सपेक्टेड हैं। इनसे आपको वेरी शॉर्ट मैक्सिमम मिल जाएंगे बच्चों, और ये आपको शॉर्ट प्लस लॉन्ग प्लस केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते समय शेप देने का काम करेंगे बच्चों। एक बार आप सिर्फ इस स्मॉल लेक्चर को ध्यान से रिलैक्स फॉर्म में सुन लें। अगर सुन लिया तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में एबीसीडी के जैसा सेटल हो जाएगा। और तो और, आज हम और आप मिलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन को इतना फनी बना देंगे, इतना सुपर कूल, कि आसमान में बैठे किंग लुइस 16 भी ऊपर से बोलेंगे कि भाई ये मैंने क्या मिस कर दिया, आई मिस्ड इट। सुपर फनी सर, ये तो सुपर कूल था। तो आज हम कॉमेडी शो देखेंगे या सर हिस्ट्री पढ़ेंगे? बेटा दोनों। हिस्ट्री इन फन फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स तभी आते हैं जब आपका दिमाग खुश हो। सैड दिमाग का मतलब जीरो रिटेंशन, तो हैप्पी दिमाग का मतलब बच्चों सर फुल मार्क्स। यस सर, वेरी कूल सर। तो बच्चों, कॉमेडी शो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और बेल बटन पर क्लिक कर देना है। और अगर वीडियो पसंद आए, जो यकीनन आएगी ही, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ऑलरेडी डन सर। कूल सर, थैंक यू बच्चों। तो बच्चों, एमसीक्यूज पर आने से पहले चलो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। इससे आपको चैप्टर का एक क्विक रिकैप मिल जाएगा, और एमसीक्यूज के आंसर आपके दिमाग में इंस्टेंट डिंग डोंग करने लगेंगे, मतलब इंस्टेंट आ जाएंगे। आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, पूछो और तुरंत याद आ जाए, ऐसा होगा। दिमाग पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं। वाह सर, ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। अरे दोस्त, यही तो हमारे कुमार सर की स्पेशलिटी है। बस कुछ मिनट्स और देखते जाओ, अपने आप बोलने लगोगे कि अरे, मुझे तो सारे आंसर्स आने लगे। वाओ, मैं तो कुछ ऐसा ही ढूंढ रहा था। मेनी थैंक्स माय फ्रेंड। यू आर वेलकम डियर। थैंक यू फॉर द सो कॉन्फिडेंट फीडबैक बच्चों। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। ईगरली वेटिंग सर। ओके। इमेजिन बच्चों, फ्रांस इन 1789, लुकिंग लाइक कोलकाता और दिल्ली मेट्रो इन पीक आवर्स, लोगों से भरा हुआ, और लोग गुस्से से भरे हुए, और कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। सर, तब भी लोग क्या एक दूसरे को पुश करते होंगे, जैसे मेट्रो में इन आउट के लिए करते हैं? हाँ बेटा, स्पेशली थर्ड स्टेट के लोग। और बच्चों, फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा था that at that era, at that time, even pigeons used to complain about taxes. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। First pigeon is saying, it seems only we are now left to be charged taxes. और दूसरा पिजन क्या कह रहा है? I demand for revolution. सर, दूसरा पिजन तो बहुत एग्रेसिव और वायलेंट लग रहा है। उसके हाथों में आपने देखा क्या है? हाँ बेटा, हाँ सर, ही इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी बिग। होप सो बेटा। तो सिचुएशन ऐसी ही थी बच्चों। और थर्ड स्टेट की सिचुएशन उस टाइम पे कैसी थी, हम टैक्स के अकॉर्डिंग एक बार समझते हैं। ओके सर। थर्ड स्टेट की लाइफ थी, टैक्स दो, ब्रेड महंगा लो, फिर भी स्माइल करो। मतलब
परफेक्ट रेसिपी फॉर रेवोल्यूशन। सर फर्स्ट स्टेट क्या करता था? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, नो टैक्सेस फॉर बोथ ऑफ देम। क्लर्जी मतलब गॉड के वीआईपी, सेकंड स्टेट मतलब नोबल्स, मतलब प्रिविलेज्ड चैंपियंस लीग, और बेचारे थर्ड स्टेट 98% पीपल परमानेंट स्ट्रगल बस। दे यूज्ड टू पे all the taxes, and this unfair setup was called as ancient regime. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर इट वॉज सो सैड। हाँ बेटा, इट वॉज रियली ट्रैजिक विद द थर्ड स्टेट। आगे बच्चों आप देख पा रहे हैं किंग लुइस 16, अ किंग हु नीडेड ट्यूशन। सर ट्यूशन? हाँ बच्चों, फ्रांस के रूलर लुइस 16 एकदम ऐसे किंग थे जैसे कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम से एक दिन पहले होते हैं। सर ब्लैंक एक्सप्रेशन वाले? हाँ बच्चों, सही पहचाना आपने। फ्रांस का बजट डाउन, लोगों का मूड भी डाउन, लेकिन ब्रेड के प्राइसेस सर ऑलवेज अप, हायर एंड हायर। हाँ बच्चों, और किंग बस खड़े थे। आई शुड डू समथिंग। व्हाट आई कैन डू? लेट मी कॉल द मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल एंड इंक्रीज टैक्सेस। सर स्टेट्स जनरल, वो भी टैक्सेस बढ़ाने के लिए? हाँ बच्चों। सर क्या वो पीटीए मीटिंग जैसी होती थी? ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट यहाँ थर्ड स्टेट एग्रेसिवली कंप्लेन करता था, जैसे हम टैक्स क्यों भरे, बाकी दोनों स्टेट्स वाले केवल खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, सारा काम तो हम कर रहे हैं, कुछ तो करो माय लॉर्ड राजा साहेब। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड स्टेट देन बिकेम अवेंजर्स। एवेंजर्स? हाँ बच्चों, एवेंजर्स जैसा। जब उनको वोटिंग में सिर्फ वन का प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करने को एज अ होल थर्ड स्टेट बोला गया, तो उन्होंने रिवोल्ट किया, क्योंकि उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। तो उस वक्त थर्ड स्टेट बिकम अवेंजर्स। हाँ सर, फिर तो होना ही था। राइट बच्चों, उन्होंने बोला बस अब हम अपनी नेशनल असेंबली बनाएंगे, और वॉकआउट कर जाते हैं एक बड़े से हॉल की तरफ टू डिस्कस देयर पॉलिसीज। राजा ने उन्हें हॉल की तरफ जाता देखकर आदेश दिया, और हॉल को ही लॉक करवा दिया। ना हॉल खुलेगा, ना इतने लोग मीटिंग कर पाएंगे। सर सो चाइल्डिश। सर बट व्हाई? बेटा उनका एज यूजुअल ड्रामा जो उन्हें क्रिएट करना था। बट थर्ड स्टेट बोले रूम लॉक, नो प्रॉब्लम, हम टेनिस कोर्ट में मीटिंग कर लेंगे। एंड दे टुक द फेमस टेनिस कोर्ट ओथ, आपके सामने स्क्रीन पर। कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक घर नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मम्मी होमवर्क कंप्लीट होने तक टीवी नहीं देखूंगा। बट सर उन लोगों ने अपनी ओथ को सीरियसली पूरा किया, क्योंकि हम तो अक्सर मम्मी को ऐसे ही बोल देते हैं। राइट बेटा? एंड यस दे डिड। दे वर एक्चुअली इन सो मच फ्रस्ट्रेशन एंड पेन। ओके सर। और अब आती है एग्जाम की फेवरेट डेट, 14 जुलाई 1789। अ रूमर स्प्रेड, किंग हम पर अटैक करने वाले हैं। सर ये सुन के लोग भागने लगे क्या? नहीं बच्चों, फ्रांस के लोग थे ये। इन्होंने बोला अटैक हम पर किंग नहीं, हम किंग पे पहले करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। So they stormed Basel, a prison. Symbolically, boom, revolution begins. Sir, prisoners free. बेटा वहां प्रिजनर से ज्यादा डस्ट और गन पाउडर था। जो शुरुआत होती है द ग्रेट फियर, नोबल्स पर हॉरर मूवी। हॉरर मूवी सर? हाँ बेटा, बैसल के बाद गांव गांव में ग्रेट फियर फैल गया। पेजेंट्स ने पिच फॉक्स उठा लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? नोबल्स बोले भाई हम तो भाग रहे, रन फास्ट। नोबल्स रन फास्ट। इस फियर के मारे ही बच्चों 4 अगस्त 1789 को सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस कैंसिल हो गए। तिथिस कैंसल्ड, फ्यूडल ड्यूज कैंसल्ड, वीआईपी पासेस ऑल कैंसल्ड। सर नोबल्स की फीलिंग क्या थी फिर? अब हम क्या करें?
टाइम मशीन से समय में पीछे जाकर पहले जैसा सब वैसा ही कर दें, ऐसी फीलिंग थी बच्चों। बट टाइम मशीन कहाँ है? पुअर नोबल सर, ट्रू बच्चों। अब हम देखेंगे अगला सीन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। फ्रांस गोज इंस्पिरेशनल स्पीकर मोड। वाओ सर, व्हाट अ हेडिंग। हाँ बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हेडिंग। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन दैट हाईलाइटेड लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीन वर्ड्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों, जरूर ध्यान से ध्यान रखेंगे। सर, ये तो मोटिवेशनल स्पीच लग रहा है। हाँ बेटा, फ्रांस ने जैसे कि टेड टॉक कर दिया हो। राइट सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात होगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। किंग बिकम्स द साइड कैरेक्टर। फिर फ्रांस ने कहा एब्सोल्यूट मोनार्की कैंसल, नाउ वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लुई 16 का रोल रिड्यूस हो गया। फ्रॉम आई एम द बॉस से आई विल जस्ट साइन। सर, लाइक क्लास मॉनिटर जिसको सिर्फ अटेंडेंस लेने को मिलता है। एग्जैक्टली। किंग अब बन के रह गए थे अटेंडेंस मॉनिटर जैसे हो गए हो। पर सर, किंग ने कुछ वापस पावर्स पाने का ट्राई नहीं किया। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद सबको लगा कि सब नॉर्मल हो गया, पर किंग ने सीक्रेटली प्लान बनाया। चुपचाप भाग चलते हैं। सर, गोवा? अरे दोस्त, गोवा कैसे? वो तो इंडिया में है और राजा थे फ्रांस में। ओ यस। राइट बेटा, आंसर इज ऑस्ट्रिया, पर बॉर्डर पे ही पकड़े गए। उफ, पुअर किंग। न राजकाज चला पाए, न ही भाग पाए। लोग बोले इन्होंने तो हमारा ट्रस्ट तोड़ा है। फिर उनका ट्रायल हुआ बच्चों, और 21 जनवरी 1793 को द किंग इज नो मोर, ही वॉज पब्लिकली गुलेटिन्ड। सर, क्वीन का क्या हुआ? क्वीन मैन मैरी एंटोइनेट भी कुछ टाइम बाद एग्जीक्यूशन एक्सप्रेस की पैसेंजर बन गई। सर, कोई बचा? हाँ बेटा, सिर्फ ब्रेड का प्राइस चार्ट। दैट वाज फन सर। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। अब एंट्री होती है मैकमिलन रॉबस्पियर की, स्ट्रिक्टनेस के ब्रांड एम्बेसडर। आ गए अब आपके सामने स्क्रीन पर मैक्समिलन रॉबस्पियर। इस बंदे का मोटो था, रेवोल्यूशन को क्लीन रखो चाहे कुछ भी हो। आई विल स्पेयर नन एंड आई शैल केयर फॉर नन। उन्होंने बोला सब सस्पिशियस लोग बुलेटिन की क्यू में। क्यूज जितने बड़े हुए उतने ही हेड्स गिरे, मतलब जितनी लंबी कतार हुई बुलेटिन होने वालों की, उतने ही ज्यादा उनके सर उस मशीन से काटे गए। और इसे कहा गया रेन ऑफ टेरर। सर, सच में कितने स्ट्रिक्ट थे वो। बेटा, आपने कभी वो टीचर देखा है जो होमवर्क स्लिप होने पर 3 पीरियड खड़ा रख देते हैं? मल्टीप्लाई दैट पेन बाई 1000 टाइम्स एंड रिमूव मर्सी कंप्लीटली। ब्रेड चीप हुआ पर लाइफ वेरी एक्सपेंसिव। माई गॉड, सो बैड सर। ट्रू बेटा। फाइनली लोग बोले बस भाई, बहुत हो गया। 1794 में रॉबस्पियर भी कट। सर, ये रेवोल्यूशन थोड़ा ज्यादा एक्शन पैक नहीं हो गया? ये तो अभी इंटरवल था बच्चों। आगे हम देखते हैं डायरेक्टरी। 5 मेन, 0 पीस। रॉबस्पियर गए, अब नए रूलर्स आए। 5 मेन की, 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी। सोचा लोगों ने कि अब स्टेबिलिटी आ जाएगी, पर 5 मेन, 0 पीस। रिजल्ट, फाइट्स, करप्शन, कंफ्यूजन और कभी कभी मीटिंग में भी झगड़ा। सर, ग्रुप प्रोजेक्ट में जैसा होता है वैसे? बिल्कुल बेटा। जहां 5 लोग हैं वहां 10 ओपिनियन भी हैं, और जनता कंफ्यूज्ड। फ्रांस बुला रहा था अब, बस करो यार, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर लाओ। और तभी आता है एक छोटा सा लड़का, बट विथ बड़ा सा एम्बिशन। नेपोलियन बोनापार्ट, द एंट्री ऑफ द ओवर अचीवर। आर्मी का टॉपर, स्ट्रेटजी का मजीशियन। डायरेक्टरी ने उसे सपोर्ट दिया पहले, फिर नेपोलियन ने डायरेक्टरी को ही अनइंस्टॉल कर दिया। सर,
वाह, फिर क्या वो किंग बन गए? पहले काउंसिल बच्चों, फिर 1804 में खुद को एम्पर बना लिया, खुद ही क्राउन उठाई, खुद ही सर पे रखी। सर, क्या वही सब जीत गए? शुरू में तो फ्रांस के आयरन मैन लग रहे थे बच्चों। इटली जीता, ऑस्ट्रिया को हराया, यूरोप पर छा गए। द सिविल कोड, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, 1804, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिमूव्ड फ्यूडल रिस्ट्रिक्शंस, प्रमोटेड मेरिट ओवर बर्थ जैसे अनेकों अच्छे काम किए। लोग बोले नेपोलियन इज ओपी। ओपी मतलब सर ओवर पावर्ड मेरे दोस्त, ओवर पावर्ड, दैट मीन्स एक्सेलेंट। लोगों ने कहा नेपोलियन इज एक्सेलेंट। पर फिर रशिया ट्रिप किया और वहां ठंड ने बोला वेलकम टू स्नोई डूम। आर्मी हाफ मेल्ट, हाफ फ्रीज। आगे देखते हैं बच्चों। सर, एंड में क्या हुआ? एंड में बच्चों 1815 में वाटरलू के बैटल में नेपोलियन की फाइनली डिफीट हुई। नेपोलियन को उसके बाद एग्जाइल मिला। फ्रांस ने मोनार्की रिटर्न ट्राई की, फिर डेमोक्रेसी, फिर और एक्सपेरिमेंट्स, पर रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट चला दुनिया भर में। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दुनिया बोली इक्वालिटी, लिबर्टी, ओ एम जी, ये तो कूल है। और ये आइडियाज यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक स्प्रेड हुए, जैसे कोई वायरल डांस ट्रेंड कर रहा हो। और लोगों ने एट लास्ट जाना कि पब्लिक का राज भी हो सकता है, विच इज डेमोक्रेसी। सर, ये तो नेक्स्ट लेवल था। सर, मैं बैसिल का सीन मूवी स्टाइल इमेजिन कर रहा हूँ। सर, अब तो पूरे चैप्टर का मेंटल मैप 4K क्वालिटी में दिखाई देने लगा है। सर, रॉबस्पियर स्केरी लग रहा है, पर वो तो गुलिटिन हो गया। अब डर कैसा दोस्त, नेपोलियन आ रहा है। कोई नहीं, एंड में तो डेमोक्रेसी जिंदाबाद। बहुत खूब बच्चों, आपके डिस्कशन को देखकर अब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के एमसीक्यूज को नहीं, एमसीक्यूज आपको आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रू सर, ट्रू सर। और बच्चों, इन द लास्ट 10 मिनट्स आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के सारे एमसीक्यू पॉइंट्स भी रिवाइज कर लिए। क्या आपको पता चला? नहीं सर, वो भी हंसते हंसते। यस सर। चलो, अब क्विकली टॉपिक वाइज कुमार सर के मोस्ट वीआईपी एमसीक्यूज को समझ लेते हैं। ओके सर। सबसे पहले एमसीक्यूज 1 to 8 कवर करेंगे। इसमें हम चैप्टर का इंट्रो, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, टॉपिक 1.0, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century, 1.1, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, 1.2, हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, एंड 1.3, a growing middle class and messages and into privileges। ये सारे टॉपिक जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। एमसीक्यूज 1 to 8 आपके स्क्रीन पर बच्चों। कूल है सर, सुपर बेटा। तो बच्चों, पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस किस कंडीशन में था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सेलिब्रेशन, पीस, अलार्म और वॉर। कौन बताएगा? सर, मैं बता दूं। हाँ बेटा। सर, ऑप्शन सी, अलार्म, करेक्ट। इस दिन किंग ने ट्रूप्स को पेरिस में बुला लिया था, जिससे लोगों को लगा आर्मी उन पर अटैक कर सकती है। अफवाहों की वजह से शहर में पैनिक और फियर का माहौल बन गया था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही खूब। चलो, अब MCQ 2 पर जाते हैं। Why did the people of Paris decide to form a people's militia? पेरिस के लोगों ने अपनी मिलिटिया क्यों बनाने का फैसला लिया? सर, इसका आंसर मैं बता दूं। हाँ बेटा। सर, इसका भी आंसर है सी, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम आर्मी अटैक। बहुत बढ़िया, एक्सप्लेन कर पाओगे? हाँ सर, र्यूमर्स फैल गए थे कि किंग आर्मी से सिटीजन्स पर फायरिंग करवा सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने वेपन्स लेने और सेल्फ डिफेंस के लिए मिलिटिया बनाई थी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही खूब, बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 3। द बैसल वॉज हेटेड बाई पीपल
बिकॉज इट सिंबलाइज्ड। बैसल को लोग क्यों नफरत की नजर से देखते थे? सर मैं बता दूं तो जरूर बेटा। सर अगेन इसका भी ऑप्शन नंबर सी है। इसका एक्सप्लेनेशन सर है, बैसल एक ऐसी प्रिजन थी जहां किंग अपनी मर्जी से लोगों को बिना ट्रायल के बंद कर सकते थे। इसलिए यह किंग की आर्बिट्रेरी और डिस्पोटिक पावर का सिंबल बन गई थी। बहुत अच्छे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द इमीडिएट एम ऑफ पीपल हु स्टॉप द बैसल? बैसल पर हमला करने का तुरंत उद्देश्य क्या था? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर ऑप्शन सी, टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन। ओके। लोग बैसल इसलिए गए क्योंकि उन्हें लगा कि वेपन्स और गन पाउडर स्टोर किया गया है। प्रिजनर्स को फ्री करना मेन गोल नहीं था, बल्कि आर्म्स हासिल करना था। बिल्कुल सही बताया बच्चे आपने। बहुत बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हमको प्रिजनर्स को फ्री करना था, लेकिन एक्चुअल ये इनका मेन एम नहीं था। मेन एम था टू फाइंड द होल डेम्यूनेशन। पहला बेनिफिट, आर्मी कमजोर पड़ती। दूसरा बेनिफिट, उनके हाथों में हथियार होते, एम्यूनेशन होता, तो वो आर्मी पे भारी पड़ते। बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेट अलोन पे टैक्सेस टू द फ्रेंच स्टेट? फ्रांस में कौन सा स्टेट सिर्फ टैक्सेस पे करता था? सर मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा। सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। क्लर्गी और नोबिलिटी को टैक्स एग्जेम्पशन मिला हुआ था सर, जबकि थर्ड स्टेट को सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते थे। इसी इनइक्वालिटी ने रेवोल्यूशन को जन्म दिया। बहुत बढ़िया आंसर दिया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। द टर्म ओल्ड रेजीम रेफर्स टू? सर इसका आंसर मैं बता दूं? बिल्कुल। सर ऑप्शन बी, प्री 1789 सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ओके। सर ओल्ड रेजिम का मतलब था 1789 से पहले का फ्रेंच सिस्टम, जहां सोसाइटी स्टेट्स में डिवाइड थी और लोगों को बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस मिलते थे। बहुत खूब बेटा। किसी को कोई डाउट? नहीं सर, हमारे दोस्त ने बहुत बढ़िया समझाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 अब बच्चों आपकी स्क्रीन पर। विच फैक्टर लेड टू फ्रीक्वेंट सबसिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस? सबसिस्टेंस का मतलब पता है ना बच्चों? हाँ सर, अपनी खपत के लिए उपजाई गई फसल। गुड। तो फ्रांस में बार बार सबसिस्टेंस क्राइसिस होने का मेन रीजन क्या था? सर ऑप्शन है डी, पॉपुलेशन बढ़ने और क्रॉप प्रोडक्शन कम होने से ब्रेड महंगा हो गया था। वेजेस प्राइसेस के साथ नहीं बढ़ी, इसलिए लोग बेसिक फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ओके बेटा। सो क्रॉप फेलियर एंड हाई ब्रेड प्राइसेस ग्रोथ। करेक्ट। अब एमसीक्यू 8 देख लेते हैं बच्चों। ओके सर। अ सबसिस्टेंस क्राइसिस अकर्स व्हेन? सबसिस्टेंस क्राइसिस कब होती है? Sir, option C is the correct answer. Basic food becomes scarce and expensive. Okay. Sir, subsistence crisis का मतलब है सर्वाइवल का क्राइसिस। जब इसेंशियल फूड आइटम्स कम हो जाते हैं और उनकी प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाती है, तब कॉमन लोग अपनी बेसिक जरूरत ही पूरी नहीं कर पाते, और तब होती है सबसिस्टेंस क्राइसिस। वेरी गुड बेटा, गुड एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। ओके सर। अब एमसीक्यूज 9 टू 18 में हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 2.0, जो कि आपकी बुक का है, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। 2.1, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये जो टॉपिक्स बच्चों इस पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। देखते हैं एमसीक्यू नंबर 9। व्हाई डिड Louis XVI called the meeting of the States General in 1789? लुई 16 ने 1789 में स्टेट्स जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई? सर करेक्ट आंसर इज सी, टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। फ्रांस का ट्रेजरी खाली हो चुका था और सरकार को नए टैक्सेस चाहिए थे। किंग अपनी मर्जी से टैक्स इंपोज नहीं कर सकते थे, इसलिए स्टेट्स जनरल की अप्रूवल
जरूरी थी और इसलिए उन्होंने उनकी मीटिंग बुलाई थी। बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन 10, which body represented the three states in France? Sir, the correct answer is B, States General. States General एक पॉलिटिकल असेंबली थी जिसपे क्लर्की, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। टैक्सेस और मेजर डिसीजंस इसी बॉडी में डिस्कस होते थे। बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, बहुत से बच्चे यहाँ पे नेशनल असेंबली को टिक कर देते हैं विच इज इनकरेक्ट, तो इसका ध्यान रखिए। वाओ सर, थैंक यू, मुझे भी नेशनल असेंबली ही लग रहा था। गुड बेटा, गुड टू बी नोटेड। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर। ओके सर, when was the States General last convened before 1789? Sir, correct option is C, 1614। 1614 के बाद किंग्स ने स्टेट्स जनरल को इग्नोर कर दिया था, इसलिए 1789 की मीटिंग बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी और पॉलिटिकल टेंशंस का रीजन भी बनी। ब्रिलियंट बेटा, ब्रिलियंट। क्वेश्चन नंबर 12, what was the main demand of the third state regarding voting? वोटिंग को लेकर थर्ड स्टेट की मेन डिमांड या मेन मांग क्या थी? सर, इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 वोट पर मेंबर। गुड बेटा। पहले हर स्टेट को एक वोट मिलता था जिससे थर्ड स्टेट हमेशा हार जाता था, इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि हर मेंबर को एक वोट होना चाहिए, जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया समझाया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बच्चों। What action did the third state take after the king rejected their demand? किंग की डिमांड रिजेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेट ने क्या किया? सर, ऑप्शन बी मेरे हिसाब से सही जवाब है। ओके, एक्सप्लेन करो बेटा। सर, किंग ने वोटिंग रिफॉर्म मना कर दिए थे, जिससे थर्ड स्टेट गुस्से में असेंबली से बाहर निकल गए। और सर, यही प्रोटेस्ट फ्यूचर रेवोल्यूशन का टर्निंग पॉइंट बना। बहुत बढ़िया बेटा, आपका जवाब भी सही है और आपका एक्सप्लेनेशन भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द टेनिस कोर्ट ओथ वाज टेकन ऑन। टेनिस कोर्ट ओथ किस दिन ली गई थी? तारीख बतानी है बच्चों यहाँ पे। सर, मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑन 20th जून 1789 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट टुक एन ओथ कि वो नेशनल असेंबली के रूप में अपने आप को डिक्लेयर करेंगे, और उन्होंने ओथ ली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए बिना डिस्पर्स नहीं होंगे। बहुत बढ़िया बेटा, एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। हु वर द लीडर्स ऑफ द नेशनल असेंबली? नेशनल असेंबली के लीडर्स कौन थे? सर, इसका आंसर मैं बता दूं? जरूर बेटा। सर, करेक्ट ऑप्शन इज बी, मीराब्यू और एबेसियस एजुकेटेड और रिफॉर्म माइंडेड लीडर्स थे। इन्होंने फ्यूडल प्रिविलेजेस के खिलाफ आवाज उठाई और थर्ड स्टेट को डायरेक्शन दी। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन बेटा। किसी को कोई डाउट है? नो सर, बिल्कुल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर। बहुत अच्छे बच्चों। सर, ये क्वेश्चंस बहुत सारे जो ऑनलाइन हमने एमसीक्यूज देखे हैं उनसे काफी हट करके हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है। Thank you for this, sir, to come up with some unique MCQs that seem so important. बच्चों, ये जैसा कि मैंने आपको उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैंने इनको सालों के सीबीएसई के ट्रेंड के हिसाब से पिक किया है, so that may be one of the factors that you are finding them exclusive. Thank you for your feedback बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। थैंक यू सर। ओके सर, What was the great fear associated with? ग्रेट फियर किस चीज से जुड़ा हुआ था? सर, मैं बताऊं? सर, इसका आंसर मैं बताऊं? ओहो, चलो इस वाले का आंसर आप बताना और इस वाले का आंसर आप नेक्स्ट में बता देना। ठीक है सर। सो क्वेश्चन 16 का आंसर है ऑप्शन बी, फियर ऑफ फमीन इन सिटीज। ओके सर, गांव गांव अफवाह फैल गई थी कि जमींदार ब्रिगेंड्स भेज रहे हैं जो फसल बर्बाद कर देंगे। इस डर के चलते पेजेंट्स ने चैट्यूक्स पर अटैक कर दिया था। करेक्ट। क्वेश्चन 17 देखते हैं बच्चों। ओके सर, व्हाट मेजर डिसीजन वाज टेकन ऑन द नाइट ऑफ 4th August 1789?
4 अगस्त 1789 की रात को कौन सा बड़ा डिसीजन लिया गया? सर मेरी बारी, आपने बोली थी। हाँ बेटा, आप बताओ। सर करेक्ट ऑप्शन इज बी अगेन। इस रात फ्यूडल ड्यूज, प्रिविलेजेस और टैक्सेस खत्म कर दिए गए थे। क्लर्गी और नोबिलिटी को अपने स्पेशल राइट्स छोड़ने पड़े। इसलिए ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा डिसीजन माना जाता है। ब्रिलियंट बेटा, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 मेड फ्रांस अ। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस को क्या बना दिया? सर ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्ट बेटा। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने किंग की पावर्स को लिमिट कर दी थी और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड कर दिया था। इससे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम एमसीक्यूज 19 टू 26 में कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 3, फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic. 3.2, a directory rules France. 3.3, the reign of terror. And fourth, did women have a revolution? तो क्वेश्चन 19 आपके स्क्रीन पर बच्चों। ओके सर। Why did France declare war against Austria and Prussia in 1792? Very good question. फ्रांस ने 1792 में ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के खिलाफ युद्ध क्यों डिक्लेयर किया था? सर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। यूरोपियन रूलर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से घबरा गए थे और इंटरवीन करना चाहते थे। इससे पहले कि वो अटैक करते, नेशनल असेंबली ने खुद ही वॉर डिक्लेयर कर दिया था। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 20 देखते हैं। ला मर्सिले वॉज कंपोज्ड बाय। ला मर्सिले किसने कंपोज किया था? सर करेक्ट आंसर इज ए। ओके। रोजे दी ला आयल ने ला मर्सिलेस लिखा, जो रेवोल्यूशन के दौरान पैट्रियोटिक सॉन्ग बना। आज यही फ्रांस का नेशनल एंथम है। क्या बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया आंसर और बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी। करेक्ट बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। हु वर द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब मेनली ड्रॉन फ्रॉम? जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ज्यादातर कौन से ग्रुप से थे? सर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। जैकोबिन्स कॉमन लोग थे, जैसे कि शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस और वर्कर्स। इसी वजह से ये क्लब ज्यादा रेडिकल और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी सपोर्ट करता था। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने सुपर एमसीक्यू 30 सीरीज के क्वेश्चन नंबर 22 पर। हाँ सर, 30 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22। अरे वाह, वेरी गुड। द टर्म सैंस क्यूलोट्स रेफर्स टू? सर करेक्ट आंसर इज बी। सैंस क्यूलोट्स का मतलब होता है नी ब्रीचेस के बिना लोग। ये कॉमन पीपल का सिंबल था जो नोबल्स के फैशन और पावर को रिजेक्ट करते थे। बहुत बढ़िया है बेटा, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन विच डेट वाज द मोनार्की abolished एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों, अक्सर पूछा गया है इसे। किस डेट को मोनार्की खत्म करके फ्रांस को डिक्लेयर किया गया था रिपब्लिक? सर इसका आंसर है आंसर नंबर सी, करेक्ट। कन्वेंशन ने 21 सितंबर 1792 को मोनार्की एबॉलिश करके फ्रांस को रिपब्लिक बनाया, जहां रूलर इलेक्शन से चुना जाता है, बर्थ से नहीं। बहुत खूब बेटा। अब क्वेश्चन 24, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज नोन एज? सर ये तो आसान है। ऑप्शन इज बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट बेटा, रेन ऑफ टेरर। इस फेस में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा था। रिपब्लिक के दुश्मन समझे जाने वाले लोगों को गुलेटिन से पनिश किया जा रहा था। करेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ओके सर, विच मेजर was taken by रॉबस्पियर टू ensure इक्वालिटी? इक्वालिटी लाने के लिए रॉबस्पियर ने कौन सा स्टेप लिया? सर इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं? हाँ बेटा जरूर दीजिए।
सर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, फिलिंग मैक्सिमम वेजेस इन प्राइसेस। ओके, रॉबस्पियर ने प्राइसेस और वेजेस पर लिमिट लगाई ताकि अमीर लोग प्रॉफिटरिंग ना करें और कॉमन पीपल को रिलीफ मिले। बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन 26, ओलंपिक गॉर्जेस इज नोन फॉर। ओलंपिक गॉर्जेस किस बात के लिए जानी जाती हैं? सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यस। ओलंपिक गॉर्जेस ने 1791 में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इन सिटीजन लिखी थी, जिसमें उन्होंने वुमेन के पॉलिटिकल और लीगल राइट्स की डिमांड की थी। ये डॉक्यूमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन में जेंडर इक्वलिटी का स्ट्रॉन्ग वॉइस था और इसी वजह से वो बहुत फेमस हुई। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ओलंपिक गॉर्जेस इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैट्रियोटिक वुमेन ऑफ दैट एरा। और ये क्वेश्चंस में हमेशा पूछ लिया जाता है बच्चों, एमसीक्यू में भी, वेरी शॉर्ट में भी, इवन शॉर्ट में भी। सो नॉट टू बी मिस्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, जो कि टिल 30 तक कवर करके देगा इस चैप्टर के द फाइनल टू टॉपिक्स, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एंड द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, और कंक्लूजन। तो क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों आपकी स्क्रीन पर, स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन। फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी परमानेंटली कब अबॉलिश हुई? सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट बेटा। सर जैकोबिन्स ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था, लेकिन वो परमानेंट नहीं था। सर नेपोलियन ने तो स्लेवरी वापस ला दी थी ना। बिल्कुल, इसीलिए एग्जाम में ध्यान रखना है, फाइनल एबॉलिशन की अगर बात हो क्वेश्चन में तो आंसर विल बी 1848। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। करेक्ट सर, फाइनल एबॉलिशन का मतलब आफ्टर नेपोलियन की बात हमें करनी है, मतलब 1848 की। करेक्ट बच्चों। क्वेश्चन 28, द ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड कनेक्टेड। ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड का कनेक्शन किन तीन रीजन्स के बीच था? ओके सर मैं बता दूं, हाँ बेटा। सर करेक्ट आंसर इज सी, राइट। स्लेव ट्रेड एक ट्रायंगल जैसा था, एक जगह से लोग दूसरी जगह से प्रॉफिट। सर यूरोप से अफ्रीका, फिर अमेरिका, और वापस यूरोप। एग्जैक्टली exactly. इसी सर्किट को बच्चों ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा गया। ओके सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस इन। किस साल में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया था? सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1804। नेपोलियन ने खुद को क्राउन करके ये मैसेज दिया कि पावर किसी से गिफ्ट में नहीं मिलती। सर ये रेवोल्यूशन के आइडियल्स तो थोड़ा ऑपोजिट नहीं था? हाँ बेटा था तो, इसीलिए ये फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। समझ गए सर? ओके, और अब लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर देख लेते हैं बच्चों आपकी स्क्रीन पर। ओके सर, वन लास्टिंग लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या माना जाता है? सर मैं ट्राई करूं? जरूर बेटा, ट्राई क्यों करना है? आप श्योर नहीं हो क्या मेरे दोस्त? नहीं नहीं, मैं श्योर हूं। ओके बेटा बताओ। सर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। वेरी गुड। सर रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस तक लिमिटेड नहीं रहा, इसका इफेक्ट यूरोप और कॉलोनीज तक भी गया। बिल्कुल, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स दुनिया भर के मूवमेंट्स को इंस्पायर करते रहे। और बच्चों इतना ही नहीं, देखो आपके स्क्रीन पर, आपकी प्रिपरेशन को और भी सुपर इजी एंड स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने सेम कंटेंट ऑफ द चैप्टर से क्विक नॉलेज चेक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में बना दिया है। इट कंसिस्ट ऑफ 50 fill in the blanks and answers are also given at the end। देखो 50 क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं। आप इस लेक्चर के बाद अब उन्हें ट्राई करके अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर चेक कर सकते हैं टू स्कोर द बेस्ट और 100% फॉर श्योर। This looks very nice, sir, and thank you so much.
दिस इज अ रियल नॉलेज चेक सर। करेक्ट सर। एमसीक्यूज में तो फिर भी ऑप्शंस दिख जाते हैं, उनको अटेम्प्ट करने के बाद से अगर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हम इसको अटेम्प्ट कर लें तो रियल नॉलेज चेक होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट मेरे दोस्त। आई ऑल्सो अग्री सर। बहुत खूब बच्चों, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। ओके सर। सर, आज तो पूरा चैप्टर सीधा दिमाग के एसएसडी कार्ड में इंस्टॉल हो गया। मेरा तो ब्रेन बोल रहा है रीस्टार्ट नहीं, डायरेक्ट एग्जाम ले लो। सर ऑनेस्टली आज का लेक्चर तो ओपी था। एमसीक्यू, स्टोरी, ह्यूमर सब रियल टाइम रिवाइज हो गया। बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और सर, मैं तो सोच रहा हूँ अगर आपके लेक्चर्स पे टैक्स होता ना, मैं हैप्पीली पे कर देता। वैसे भी हम थर्ड स्टेट की तरह सारे टैक्स देते हैं। राइट बच्चों। सर, ये वीआईपी एमसीक्यू सुपर 30 सीरीज तो नेक्स्ट लेवल वेपन है। जो पहले डिफिकल्ट लगता था, अब तो क्वेश्चन देखते ही आंसर ऑटोमेटिकली ब्लिंक हो जा रहा है। सर, एग्जाम पेपर को तो मुझे लगता है कि देख के लगेगा, अरे ये सब तो हम कुमार सर की क्लास में हंस हंस के कर चुके हैं। सर, सच बोलूं? हाँ बेटा। सर, आपका वीआईपी एमसीक्यू सुपर 30 सीरीज एग्जाम्स को इजी मोड पे शिफ्ट करने का बटन है। सर, यू आर अ लेजेंड। थैंक यू बच्चों फॉर सच अ लवली फीडबैक। बच्चों, मैं तो सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, आप पढ़ाई को स्ट्रेस नहीं, एक एक्सपीरियंस समझो। जब आप हंसते हो, रिलेट करते हो और स्टोरी से कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हो, तभी नॉलेज दिल और दिमाग दोनों में उतरती है। और याद रखना, पढ़ाई मुश्किल तब लगती है जब तरीका बोरिंग हो, पर जब तरीका इंटरेस्टिंग हो तो एक लेक्चर इज इक्वल टू पूरा चैप्टर प्लस पूरा कॉन्फिडेंस। इसीलिए मैंने बनाया है बच्चों आपके लिए वीआईपी एमसीक्यू सुपर 30 सीरीज, जिसे आप क्लासरूम में ही एग्जाम लेवल पर आपकी मास्टरी हो जाए, बुक खोलना ऑप्शनल हो जाए और 97 टू 100% मार्क्स डिफॉल्ट सेटिंग बन जाए। थैंक यू कुमार सर। वीआईपी एमसीक्यू सुपर 30 सीरीज जिंदाबाद। जिंदाबाद। सर, आपकी अगली क्लास कब है? मैं नोटबुक, ब्रेन सब फुल चार्ज करके आऊंगा। इट्स ऑलरेडी देयर बेटा। चेक आवर चैनल्स प्लेलिस्ट। देयर वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट, long and case-based questions fully explained as per your course syllabus of CBSE with 100% scoring writing format and learning tips as per the analysis of the CBSE trend over the past few years and absolutely free. Yay! Thank you so much, sir. थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों, चैप्टर एंड करते हुए, जैसा मुझे आपके फीडबैक से ऑलरेडी लग रहा है, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो ध्यान से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स भी मिलते रहें। आप देख रहे थे सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।